स्वागत है आप सभी का। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी हिंदी मीडियम। चैप्टर नंबर 2, आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक। इस चैप्टर में बेसिकली क्या दिया गया है, सबसे पहले तो ये एक तुषार नाम का लड़का है जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था और जाते ही जाते रास्ते में उसने सोचा कि जब पहले के टाइम में जब ट्रेन नहीं होगी, बस नहीं होगी, तो लोग किस तरीके से यात्रा करते होंगे। तो इसी पे बेस्ड पूरा चैप्टर है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, एक जगह पर स्थायी क्यों रहते थे, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते थे। उसके बाद दिया है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण युग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और उस टाइम का लाइफ स्टाइल कैसा था। सो लेट्स स्टार्ट। आरंभिक तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती हुई गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। ट्रेन में तो होता ही यूजुअली ऐसा। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्राएं करनी शुरू की थीं। बस तो इसके कुछ दशक पहले आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं होती थी तो वे यात्रा ही नहीं करते थे। क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब उसके चाचा ऐसा समझा रहे हैं उसको। आगे चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। आरंभिक मानव आखिर वे इधर-उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। यानी कि आखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहते हैं? जो 20 लाख पहले का आरंभिक मानव था। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो इस पैरा से क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो आखेटक खाद्य संग्राहक पूछा जा सकता था। इसके अलावा वो भोजन का इंतजाम करने के लिए किन किन चीजों को इकट्ठा किया करते थे? तो देखो, मछलियां, चिड़िया, फल, मूल यानी कि जड़, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे। ये ऑप्शन बना के दे देंगे और उसके बाद ये पूछेंगे कि क्या क्या चीजें इकट्ठे करते थे और क्या क्या चीजें नहीं करते थे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह था कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फल और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें एक जगह दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। यानी कि वे एक जगह की चीजें खा जाते थे, पौधे, फल, जानवर वगैरह जो कुछ भी है वो समाप्त हो जाते थे। तो उनकी जीविका अब आगे कैसे चलेगी? क्योंकि जीने के लिए खाना खाना तो जरूरी होगा ना। तो इसलिए उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना स्टार्ट किया। इनिशियल पॉइंट यही था, उसके बाद और भी रीजंस आएंगे। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तो दूसरा पॉइंट हमें क्या मिल गया? जानवर जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जैसे कि हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए, तो लोग भी उनके पीछे पीछे जाएंगे क्योंकि उनको उनका शिकार करना है। नेक्स्ट पैरा पे तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधे में फल फूल समय से अलग अलग मौसम में आते हैं। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते रहे होंगे। यानी कि जब एक जगह से फल फूल खत्म हो जाते थे, सीजनल फ्रूट्स होते हैं ना, क्योंकि आम जैसे कि है वो गर्मी में मिलेगा, ऐसे ही कुछ जो है फल वो कुछ सीजन में मिलेंगे, आंवला है वो जाड़े में मिलेगा। इस तरीके से अलग अलग सीजन वाले फल पेड़ पौधों को तलाशने के लिए वो जो है एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। चौथा कारण ये भी हो सकता है और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झील, झरनों और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियां, झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झील और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। यानी कि फोर्थ रीजन ये है कि लोगों को जब पानी नहीं मिलता था, कुछ नदियां होती हैं जो सूखे मौसम में सूख जाती हैं और बरसात में हरी भरी रहती हैं, बरसाती नदियां,
तो जब उन्हें जो है कुछ नदियों में अगर पानी मिलना बंद हो जाएगा तो वो कैसे सरवाइव करेंगे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाया करते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, नेक्स्ट पैरा। पुरातत्वविदों को ऐसी बहुत सी वस्तुएं मिली हैं जिसका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्राहक किया करते थे। बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं जिसका यूज पहले के टाइम में होता रहा होगा। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थर, लकड़ियां और हड्डियों के औजार बनाए हों। किस चीज के औजार बनाए थे? पत्थर, लकड़ी और हड्डी के। आगे चल के मिलेंगे किस किस टाइप के औजार उन्होंने बनाए थे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। पत्थरों के औजार जो हैं आज के टाइम में भी बचे हुए हैं। तो इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि लकड़ी, हड्डी और पत्थर, तीन चीजों के औजार बनाए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने के लिए होता था, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां और लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे। क्या लगे होते थे? हैंडल। कुछ औजार ऐसे होते थे जिनमें हैंडल लगे होते थे, जैसे कि भाला और बाड़। ये किस लिए बनाए जाते थे? ये शिकार करने के लिए बनाए जाते थे। कुछ औजारों में औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। यानी कि औजारों में हैंडल लगाना होता था तो लोग लकड़ियों का उपयोग कर देते थे। और लकड़ियों का उपयोग किस लिए करते थे? झोपड़ियों को बनाने में भी किया करते थे। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। यहाँ पे देखिए पत्थर के औजारों को उपयोग किया जा रहा है किस लिए? जड़ को खोदने के लिए, और यहाँ पे सिलने के लिए, खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है। देन नेक्स्ट पैरा, रहने की जगह निर्धारित करना। लोगों ने रहने की जगह कैसे निर्धारित की? मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहाँ आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा और भी हैं जो कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। यानी कि ये बताने की कोशिश की है कि नीचे जो मैप है इनमें पुरा स्थलों के प्रमाण मिले हैं। जो ट्रायंगुलर शेप में है वो आखेटक खाद्य संग्राहकों के हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे पुरा स्थल दिए गए हैं जो नदी और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। ये रहे बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरांद, कोड़ी हवा, महागढ़ा, भीमबेटका, दाउजली हार्डिंग, हुंसगी, कुरनूल केव्स, हल्लूर, पय्यमपल्ली। जो इसमें ट्रायंगुलर शेप में है वो पुरा पाषाणिक स्थल है, और जो ब्लू कलर के वो नौपाषाणिक स्थल है। नौपाषाणिक स्थल कौन से? कोड़ी हवा, महागढ़ा, चिरांद, बुर्जहोम, मेहरगढ़। चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। ये मैप आप देख लीजिएगा जरूर, इससे क्वेश्चन आ सकता है। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश की सुपर डुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक है भीमबेटका। इससे क्वेश्चन जरूर 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 बनता है एग्जाम में। इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। यहाँ पर क्या मिला है? गुफाएं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। वे गुफाएं नर्मदा नदी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यहाँ जगह क्यों चुनी होगी? नर्मदा नदी के पास हैं गुफाएं, और इन गुफाओं में जो है लोग रहा करते थे। किस लिए रहते थे? बारिश, धूप और हवाओं से बचने के लिए। नदियों के किनारे बेसिकली गुफाएं इसलिए होती थी ताकि उनको पानी अवेलेबल हो। आज के टाइम में भी लोग अगर पानी नहीं होगा तो मर ही जाएंगे, इसलिए पानी को देखकर, उसकी अवेलेबिलिटी को देखकर लोग रहने की जगह चूज किया करते थे। पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। पहले के लोग अच्छे पत्थर जो है ढूंढा करते थे क्योंकि पत्थरों का यूज बहुत था, औजारों के लिए, सिलने के लिए, कपड़े, अभी हम लोगों ने देखा। तो इस तरीके से जीवन यापन चल रहा था। शैल चित्रकला, इससे हमें क्या पता चलता था? एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। ये आदमी है और ये जानवर का पीछा कर रहा है। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ पर दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रित किया गया है। यानी कि मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में से क्या मिला है? गुफाओं पर बने हुए चित्र। यानी कि लोग अपने को सर्वाइवल के साथ साथ जो है चित्रकला से भी जोड़ते थे। इंसान और जानवरों के चित्र बनाया करते थे गुफाओं में जहां वो रहते थे। पुरा स्थल,
उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। वे जमीन के ऊपर, अंदर, कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। यानी कि पुरास्थल ऐसी जगह को कहते थे जहाँ पे मानव के कुछ अवशेष मिले हैं। ये जमीन में हो सकते हैं, पानी के अंदर भी हो सकते हैं, कभी-कभी समुद्र, नदी के तल में भी पाए जाते हैं। अब देखते हैं आग की खोज, जो कि सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट था ह्यूमन बीइंग की लाइफ में। मानचित्र नंबर 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, पाठ पृष्ठ 13। अभी हम लोगों ने देखा था ना कुरनूल केव्स, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आग का लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते थे? जानवरों को भगाने के लिए करते थे, उजाला करते थे और मांस को भूनने के लिए करते थे। ठंड से बचने के लिए भी करते होंगे। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, ये आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। नाम और तिथियां। अब ये पैरा है जो है इसमें विभाजन किए गए हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, और बेस्ड ऑन उनके जो उस टाइम के जो औजार थे उस पे बेस्ड है ये पूरा उनका डिवीजन। और अब चलते हैं पैरा पे। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल में वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। वह दो शब्द, पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले 12,000 साल पहले 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें तो यानी कि सबसे पहले पुरा पाषाण के बारे में जानते हैं। पुरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर, जिसमें पुराने पत्थरों का उपयोग हुआ है उसको क्या कहते हैं? पुरा पाषाण काल। इसका ड्यूरेशन क्या है? 20 लाख से 12,000 साल पहले। इसको फाइनली फर्दर डिवाइड किया गया आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी के दौरान हुई है, यानी कि पुरा पाषाण काल के दौरान हुई है। अब सेकंड आता है कि पर्यावरणीय बदलाव कहाँ हुए। पर्यावरणीय बदलाव होते हैं मध्य पाषाण युग में। हम उसे जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मोनोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। अभी हमने बताया इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इसका ड्यूरेशन क्या माना जाता है? 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, यानी कि पूरा पाषाण के कंपैरिजन में छोटे होते थे। इन्हें क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण। लघु मतलब पहले के टाइम से छोटे हुए तो लघु पाषाण कह दिया गया। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। यानी कि मध्य पाषाण में क्या मिलता है? हैंडल लगे हुए हंसिया और आरी जैसे औजार। ये किन के बने होते थे? लकड़ियों के भी बने होते थे, हड्डियों के भी बने होते थे और पत्थरों के भी बने होते थे। साथ ही साथ पुरा पाषाण वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे होंगे। मतलब पुरा पाषाण वाले भी बनाए जाते थे, साथ ही लोगों ने क्या चेंज किया? हैंडल लगा लिया, हड्डियों का इस्तेमाल कर लिया और लकड़ियों का इस्तेमाल कर लिया। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। अब तीसरा कौन सा है? नवपाषाण युग। ये कब से स्टार्ट हुआ? 10,000 साल पहले से। नवपाषाण का मतलब क्या है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इसके नाम क्या रहे होंगे। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग रीड करेंगे। देन चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। अब जलवायु कैसे बदली? लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। यानी कि हमने अभी पहले मध्य पाषाण युग में ऊपर के पैरा में देखा था कि जलवायु परिवर्तन होने लगा था, तो ये बेसिकली मध्य पाषाण युग में ऐसा हुआ। जलवायु
बदलने लगी और गर्मी बढ़ने लगी। गर्मी बढ़ने से क्या हुई, बहुत सारे ग्रास लैंड्स डेवलप हुए, यानी कि घास के मैदान बने। अब घास के मैदान बने तो उनको खाने के लिए जानवर भी डेवलप हो गए। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनने लगे। इसके लिए हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जिसे जो घास खाकर जिंदा रहा करते थे। कौन कौन से जानवर हैं घास खाने वाले? हिरण, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय। चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोच रहे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इस टाइम पे लोग मछली भी खाने लगे, यानी कि इन जानवरों को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे गए और इस तरीके से इनके खाने पीने की आदत और लाइफ स्टाइल के बारे में जानने लगे और तब उन्होंने जानवरों को पकड़कर उन्हें पालने की बात सोची होगी। ये पुरातत्वविद ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया होगा, आदिमानव ने ऐसा किया होगा। साथ ही मछली एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गई उस टाइम पे। देन चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। यानी कि गेहूं, जौ और धान जो है वो अपने आप ही उगने लगे थे, लोगों ने उसको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब कलेक्ट किया तो साथ ही वह यह भी सीखने लगे कि वह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। यानी कि धीरे धीरे लोगों को ये भी पता चलने लगा कि ये कब उग रहे हैं और कब पककर तैयार हो रहे हैं। ऐसा करते करते लोगों ने अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया और इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। और इस तरीके से लोगों ने बीज डाल के खेती करना स्टार्ट कर दिया और वे कृषक बन गए। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यानी कि लोगों ने अपने घर के आसपास जो है चारा रखा, इससे जानवर अट्रैक्ट होके आएंगे और उनको एक तरीके से पालतू जानवर बना लिया। मतलब अगर डेली एक जानवर को खाना मिलेगा तो वो बार बार उस जगह पे आएगा, उस जगह पे आएगा तो लोग इस तरीके से उसको पालतू जानवर बना लेते थे। और पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ते का जंगली पूर्वज। ये एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नजदीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए। यानी कि वो झुंड में जो है जानवर रहते थे, घरों के नजदीक आने के लिए उत्साहित होने लगे और ऐसे जानवर ज्यादातर उन्होंने घास खाने वाले जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया और उनको जंगली जानवरों से बचाना स्टार्ट कर दिया। जंगली जानवर आएंगे तो उनको खा जाएंगे, इसलिए उनको बचाना था और इस तरीके से वे पशुपालक बन गए। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधों को उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को क्या बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के लिए लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिन्हें बीमार होने की संभावना कम हो। यानी कि लोग जो है जानवर भी सोच समझ के चूज करने लगे और अनाज भी। जैसे कि बड़े दाने वाले अनाज जो है ज्यादा पैदा होंगे, इसलिए वो बड़े दाने वाला अनाज का यूज करने लगे, मजबूत डंठल वाला। जानवर भी जो बीमार कम होते हों और जो कम नुकसान पहुंचाने वाले हो, जंगली टाइप के जानवर ना हो, उनको उन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिन्हें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल वाले अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। ताकि बीजों को जब अच्छे बीज नहीं होंगे तो फसल भी अच्छी नहीं होगी, इसलिए लोगों ने जो है अच्छे गुण वाले बीज इकट्ठे करने स्टार्ट कर दिए। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, जो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। समझ गए? इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का। ये देखो, ये छोटा वाला पालतू सुअर का है और ये बड़ा वाला जंगली सुअर का है।
यानी कि ऐसे एक डिवीज़न था कि मतलब जंगली जानवर जो हैं वो बाहर और लोग घरों के अंदर जो है पालतू जानवरों को रखते थे। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही या करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सारी प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। मतलब सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूं और जौ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पहली फसल के बारे में अगर पूछा जाए तो गेहूं और जौ बताएंगे। उसी तरीके से सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर कुत्ता, भेड़, बकरी आदि आते हैं। और अगर सबसे पहला पूछा जाए तो कुत्ते का जंगली पूर्वज। कुत्ता भी हो, अगर ऑप्शन में कुत्ते का जंगली पूर्वज ना हो, कुत्ता हो, तो आप कुत्ता भी टिक कर सकते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इनमें कुछ दिन, महीने और फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसल को पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवर चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल होते थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। यानी कि लोगों ने एक जगह पे रहना क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि वे बीज बोएंगे तो फिर उनकी सिंचाई करनी पड़ेगी, खरपतवार हटाना पड़ेगा, जानवरों से फसल को बचाना पड़ेगा, चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। इस तरीके से कई सारे काम थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर के नहीं हो सकते थे। इसलिए लोगों ने एक जगह स्थायी होकर रहना स्टार्ट किया। कटाई के बाद अनाज का उपयोग भी संभाल कर करते थे। ठीक है, अनाज और को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, क्योंकि वो स्टोर करके इस तरीके से उनको बचा के रखते थे, बारिश से बचाते होंगे, खराब ना हो जाए। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोदा। यानी कि अगर कोई पूछे कि आदि मानव के 3 मेथड बताओ जिससे वो अनाज को स्टोर करते थे, तो बर्तन बना के मिट्टी के, टोकरियां बना करके और जमीन में गड्ढा खोद कर। ये ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो वो नहीं चूज करते थे, तो उसमें से एक और दे देंगे अलग सा और फिर उसमें जो है हमें टिक करना होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। ये क्वेश्चन है कि शिकारी और भोजन संग्रह करने वाले बर्तन जो हैं प्रयोग करते थे, उनका जो है कारण बताना है आपको। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर जो है पहले के टाइम में चलते फिरते फूड स्टोरेज का काम करते थे। कैसे? उनको मार के लोग खा लेते थे इस तरीके से। जैसे अभी कुछ नहीं है खाने पीने के लिए तो वो जो जानवरों को पाल के रखे हैं उन्हीं को मार के खा लिया करते थे। जानवर बच्चे पैदा देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत तो है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था। पहले के टाइम में लोग पशुपालन को एक भोजन का भंडारण मानते हैं। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, ये बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालनों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? ऊपर हम लोगों ने देखा था ब्लू कलर के बॉक्स। पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविद के शुरुआती कृषक और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि लोग कृषक भी थे और पशुपालक भी थे, जानवर भी पालते थे और खेती भी करते थे। इसके प्रमाण मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। मतलब मेनली पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, कश्मीर में और पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए पुरातत्वविद क्या करते हैं? खुदाई में जो चीजें मिली हैं उनका अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। उस टाइम पे जले हुए अनाज के दाने के अवशेष मिले। अब इससे लोगों को ये भी लगता है कि क्या पता ये जानबूझ के जलाए गए हों या गलती से भी
जो है एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता लगता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियां भी पहचान कर सकते हैं। जो हड्डियां पाई गई हैं उनको भी वैज्ञानिकों ने पहचानने की कोशिश की है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पैरा पर, स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान भी मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। बुर्ज होम प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? कश्मीर में। के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। गर्तावास किसे कहा जाता है? जो लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इंग्लिश में इसको पिट हाउस कहते हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती थी। इनसे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। गड्ढे के अंदर इंसान क्यों रहेगा? जब उसे मौसम से सुरक्षा पानी होगी, जानवरों से सुरक्षा पाते होंगे, हो सकता है ये भी एक रीजन हो सकता है। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली हैं। और यहाँ पे इससे क्या मिला है? झोपड़ी के अंदर भी आग जलती हुई मिली है, अवशेष मिले हैं, और झोपड़ी के बाहर भी। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते रहे होंगे। मतलब जब जिस मौसम में उनको जैसा फील होता होगा कि हाँ अंदर पकाना है या बाहर पकाना है, तो उस हिसाब से करते होंगे। एक गर्तावास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिन्हें धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। नवपाषाण युग में ऐसे भी औजार मिले हैं जिन पे पॉलिशिंग की जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। ओखली और मूसल का प्रयोग आज के टाइम में भी होता है। किस लिए किया जाता था? पीसने के लिए किया जाता था। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों के भी बनाए जाते थे। हमने बताया था ऊपर कि औजार किन किन चीजों के बनाए जाते थे? हड्डियों के भी बनाए जाते थे, पत्थरों के भी बनाए जाते थे, और लकड़ी का भी थोड़ा बहुत यूज किया जाता था उसमें हैंडल वैंडल लगाने के लिए। फिर चलते हैं नवपाषाण युग के मिट्टी के बर्तनों पर। नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। किस लिए यूज होते थे? अनाज को स्टोर करने के लिए, और साथ ही साथ कुकिंग के लिए भी बाद में यूज होने लगे हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, यानी कि डिजाइन विजाइन बनाई जाती थी। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं और दलहन जैसी अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। क्या क्या? चावल, गेहूं और दालें। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। अब कपड़े लोग किस चीज के पहनेंगे? कॉटन से बने हुए, तो इसके लिए उन्होंने कॉटन ग्रो करना भी स्टार्ट कर दिया। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते रहे होंगे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। मतलब कि इतने सारे चेंजेस क्या एक साथ नहीं हो गए हैं। कहीं पे जो है लोग अभी आखेटक खाद्य संग्राहक ही बने थे, कहीं कहीं पे लोगों ने डेवलपमेंट आनी शुरू कर दी। उन्होंने भोजन को उगाना शुरू कर दिया, जानवरों को पालना शुरू कर दिया, एक जगह पे रहना शुरू कर दिया। खेती और पशुपालन को जो है बेसिक उन्होंने अपना बिजनेस बना लिया। और बहुत बहुत से लोग मौसम के अनुसार बदल बदल के भी अपनी आजीविका चला रहे हैं। जैसे कि कुछ समय पे वो खेती करते होंगे, फिर कुछ टाइम के बाद वो पशुपालन किया करते होंगे, तो जैसा मौसम उस हिसाब से काम किया करते होंगे। यानी कि इतने सारे चेंजेस एक साथ नहीं आए हैं, बहुत टाइम लगा। सूक्ष्म निरीक्षण। अब मेहरगढ़ के बारे में जानते हैं। ये मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये एक आप फिगर देख रहे हो, मेहरगढ़ में पहले के टाइम पे किस प्रकार के घर पाए जाते थे, इसके बारे में बताया गया है। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 में मेहरगढ़ ढूंढो। यहाँ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास है। प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? ईरान जाने वाले रास्ते बोलन दर्रे के पास है। ये हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं, जौ और भेड़ बकरी पालना स्टार्ट कर दिया। यानी कि ये सबसे पहला जो है ऐसा स्थान है जहाँ पर लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ उगाया और भेड़ बकरी पालना सीख लिया। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। हिरण, सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की भी हड्डियां मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। ये एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया, चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं जिनमें 4 या उससे ज्यादा कमरे हुआ करते थे। किसी किसी में 4, किसी किसी में उससे ज्यादा।
मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। इस कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है, इसलिए इसे परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा गया होगा। मतलब कि ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है एग्जाम्स में, कि कहाँ के लोग जो थे मृतक के साथ साथ जानवरों को भी दफना दिया करते थे। तो ये देखिए एक एग्जाम्पल आपको दिया है, ये ह्यूमन बीइंग का स्केलेटन मिला है और साथ ही ये बकरियों का मिला है। मतलब कि लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि पहले के लोग अगर भूख लगेगी तो इंसान जो है इन बकरियों को खा लेता होगा। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा कंक्लूजन निकाला है इन सब एग्जाम्पल्स को देखते हुए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रांस की गुफा में की गई चित्रकारी। फ्रांस की गुफा में एक चित्रकारी दी हुई है। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअर, ये कुछ जंगली जानवर इसमें दिख भी रहे हैं, को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। और ये रंग किस चीज के बने होते थे? इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था, मतलब नेचुरल। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। यानी कि एक पॉसिबिलिटी ये बताई जा रही है कि कोई फंक्शन होगा घर में तब ये चित्र बनाए जाते रहे होंगे, या कोई फेस्टिवल के टाइम पे, या फिर शिकारी जो शिकार पर निकलते होंगे तब वो जो है इनका चित्र बना देते होंगे। बेसिकली जिन जानवरों को वो मारते होंगे, जिनका शिकार करते होंगे, उन्हीं का चित्र बनाते होंगे। इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा। नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। एक नवपाषाणिक पुरास्थल। एटलस में टर्की ढूंढो। नवपाषाणिक युग के सबसे प्राचीन पुरास्थलों में एक चाताल युग टर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों के कई चीजें लाई जाती थीं। चाताल हुक कहाँ है? तुर्की में। यहाँ पे बाहर से जो है बहुत सारी चीजें लाई जाती थी, क्योंकि जो चीज जहाँ प्रोड्यूस नहीं होगी उसको बाहर से ही मंगाना पड़ेगा ना। तो यानी कि पहले के लोग बिजनेस भी जानते थे, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ले जाया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर सीरिया से लाया जाता था। लाल सागर की कौड़ियां लाई जाती थी और भूमध्य सागर की सीपियां लाई जाती थी। ध्यान रहे उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लादा ले जाया करते थे। यानी कि उस समय पौधों का जो है पहिए का आविष्कार नहीं हुआ है, तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना इतना इजी नहीं रहा होगा। जो व्यापार हो रहा है इसमें बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी होंगी। अब चलते हैं एंड टेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इस वाक्य को पूरा करो। आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में क्यों रहते थे? गुफाओं में वो इसलिए रहते थे क्योंकि जंगली जानवरों से सुरक्षा कर सके, अपनी मौसम से सुरक्षा कर सके। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पौधों, घास और मैदानों का विकास कितने साल पहले हुआ? 12,000 साल पहले। अगला क्वेश्चन। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? खेती करने वाले लोग एक स्थान पर लंबे समय तक इसलिए रहते थे क्योंकि खेती करने के लिए जो है बहुत सारी काम होते हैं। पहला, उनको फसलों की देखभाल करनी होती है। दूसरा, उनको निराई गुड़ाई सिंचाई करनी होती है। उनको जानवरों से बचाना होता है, कीड़ों मकोड़ों पक्षियों से बचाना होता है। इसलिए लोग जो है इतना सारा काम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए वो एक ही जगह पर रहते थे। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे, बाद में उनके लिए पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया? क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिसमें जो है शिकार के भी जानवरों के जो है स्केलेटन भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता था कि वे जंगली जानवरों का शिकार करते होंगे। और कुछ पशुपालन के भी अवशेष मिले हैं, जिससे ये भी प्रूव होता है कि उन्होंने पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसलिए घूमते रहते थे क्योंकि एक जगह पे जब उनका फूड के सोर्स सारे खत्म हो जाते थे तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। जैसे कि कंदमूल फल वगैरह ये सीजनल होते हैं ना, एक सीजन में खत्म हो गए तो वो दूसरी जगह चले गए उसकी सर्च में। जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपना फूड ढूंढने, तो उनके पीछे पीछे खाद्य संग्राहक भी चल देते थे। उनकी यात्रा आज की यात्राओं से
हमारी यात्राओं के कारणों से क्या-क्या समानताएं और क्या-क्या भिन्नताएं हैं। उनकी यात्रा आज के टाइम से बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले के टाइम पे सोर्सेज नहीं हुआ करते थे, आज के टाइम पे वाहन है, गाड़ियां हैं, बस ट्रेन सब कुछ है, तो बहुत डिफरेंस है। आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीजों के लिए करते थे? क्या तुम आग का उपयोग इनमें से अ, क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किस चीज के लिए करोगे? आखेटक खाद्य संग्राहक सबसे पहले तो फूड को कुक करने के लिए, जानवरों को भगाने के लिए, जो है जाड़े के मौसम में खुद को जाड़े से बचाने के लिए करते होंगे। गुफा में उजाला करने के लिए भी करते थे। जंगली जानवरों को भी भगाने के लिए करते थे। और आज के टाइम में तो आपको पता ही है, बहुत सारे फूड की कुकिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आग का इस्तेमाल होता है। ठंड में लोग तापते भी हैं आग जलाकर। पशुपालक और कृषकों का जीवन आखेट खाद्य संग्राहक के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बताओ। तो एक तो अंतर ये हो गया कि पहले के लोग जब अनाज को इकट्ठा करेंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, क्योंकि अनाज को इकट्ठा करने के लिए उन्हें एक ही जगह पे रहना पड़ेगा। जानवर पालेंगे तो भी उनको एक ही जगह पे रहना पड़ेगा, क्योंकि जानवरों की देखभाल करनी पड़ेगी। और खेती करेंगे तो भी उनको एक ही जगह पे रहना पड़ेगा। खेती में जैसे कि खेतों की सिंचाई, निराई, गुड़ाई ये सब करनी होती है, इसलिए उनको एक ही जगह पे रहकर सब कुछ देखना होता था। अपने खेतों को चिड़ियों से बचाना, जानवरों से बचाना कि फसल ना खा जाए, इसलिए उन्होंने एक जगह पे रहना स्टार्ट कर दिया था। तो साथियों, ये रहा एक चैप्टर। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी चैप्टर से रिलेटेड कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।